यदि देश हित में मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी मैं न इस कष्ट को ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश भारत वर्ष में सतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। हाँ तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित भट्ट यानी कि आप लोगों का मोहनदा। दोस्तों आज हमारे साथ है एक खास मेहमान मेजर BS रौतेला जी, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट में 31 साल सर्विस करके तत्पश्चात 10.5 साल जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के रूप में US नगर और नैनीताल में अपनी सेवा दी। इस दौरान सन ने लगभग 18 करोड़ जो है की पेंशन पूर्व सैनिकों को जो है दिलाने में मदद करी। और सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत और सबसे पहले नमस्कार आपको और बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद। यदि देश हित में मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी मैं न इस कष्ट को ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश भारत वर्ष में सतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। क्या बात। राम प्रसाद बिस्मिल की कविताएँ हैं। तो शायद कि जो आदमी है, अगर वो देशभक्ति के कारण अपने प्राणों की आहुति देता है, अपने प्राणों का उत्सर्ग करता है, तो उसका जीवन सफल है। और यही हमारे वेद पुराणों में या भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि हतो वा परास्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महि। यद्यपि जीवन के अलग अलग पहलों में अलग अलग क्षेत्र हैं, लेकिन सैनिक का एक क्षेत्र ऐसा है कि जो हमेशा खतरे से जूझता है और गोलियों का आमना सामना करता है। और इसीलिए कहा गया कि जो शहीद होता है वो हमेशा अमृत को प्राप्त होता है। मैं मेजर BS रौतेला मूलतः ग्राम टिटोली कांडा बागेश्वर जनपद का रहने वाला हूँ। और 1976 में मैं कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुआ। उसके बाद 31 दिसंबर 2007 को सेवानिवृत्त होकर के मुझे मौका मिला कि मैं उन लोगों की सेवा कर सकूं जिन्होंने देश की सेवा की है, या ऐसे परिवारों की सेवा कर सकूं जिनके परिवार के किसी सदस्य ने, जिनके परिवार के मुखिया ने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और हमारे आज के लिए अपना कल न्यौछावर किया। और सैनिक कल्याण अधिकारी उधम सिंह नगर और नैनीताल के में रहते हुए लगभग खासकर जो युद्ध शहीदों की वीरांगनाएं थी या युद्ध अपंग सैनिक थे, किसी न किसी कारण से उनकी पेंशनें कम आ रही थी और उनको मैं सही पेंशन दिला पाया। मैं सोचता हूँ कि ये शायद मेरी ज़िंदगी की एक बड़ी उपलब्धि थी और ये मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा रही कि उन्होंने मुझे ऐसी जगह पर बैठाया था जहाँ से मैं ऐसे परिवारों की सहायता कर सकूँ। बिल्कुल। तो सर एक आपने जैसे बताया कि लगभग जो है 18 करोड़ पूर्व सैनिकों की जो है पेंशन दिलाने में आपने मदद करी। तो एक कोई किस्सा जो एक बिल्कुल भावुक कर देने वाला छोटा सा कोई किस्सा। मोहनदा जी। मेरा जो पहला केस था जी। मैं उधम सिंह नगर में था। तो दिन में एक बच्चा आया 25-30 साल का। तो उसने मुझसे कहा कि सर मेरे पिताजी की पेंशन नहीं आ रही, मेरी माँ को पेंशन नहीं मिल पाई, और अभी मेरे ताऊजी ऑनरी कैप्टन मोहन सिंह साहब हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा कि अभी नया सैनिक कल्याण अधिकारी आए हैं, एक बार तुम इनके पास भी चले जाओ, देखें क्या पता ये काम कर दें। तो जब मैंने उनके पेपर्स देखे तो पता चला कि उनके पिताजी नायक भीम सिंह कोरंगा 1993 में आगरा से लापता हो गए थे। सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करी तो उसको भगौड़ा घोषित कर दिया, क्योंकि सेना का नियम है भगौड़ा सैनिक को पेंशन नहीं मिल सकती थी। इसलिए उनकी वो पत्नी श्रीमती कमला देवी ने पेंशन के लिए बहुत आवेदन किया, लेकिन वहाँ से जवाब आ गया कि चूँकि आपके पति सेना से भगौड़ा है इसलिए उनको किसी प्रकार की पेंशन दे ही नहीं है। तो इस चक्कर में कमला देवी का सामाजिक बहिष्कार जैसा हो गया, क्योंकि कुमाऊं हिल में तो हर एक परिवार सेना से जुड़ा है। तो गांव की महिलाओं ने उसको भगौड़ा की पत्नी कहना शुरू कर दिया। और उनके 2 बेटे थे, जब वो बेटे स्कूल जाने लगे तो उसके साथ के बच्चों ने भी उनसे कह दिया कि तुम तो भगौड़ा की औलाद हो, इसलिए बच्चे भी पढ़ नहीं पाए। और उस दीपक ने मुझे जब ये सारी बातें बताई तो मैंने एक अपने हाथ से उनके कमांडिंग अफसर को एक थोड़ा सा भावनात्मक चिट्ठी लिखी। तो लगता है कि शायद उस दिन जो उनके कमांडिंग अफसर होते होंगे, कि कहते हैं ना कि कमांडर में भगवान का अंश होता है, उस कमांडिंग अफसर में भी भगवान का अंश होता होगा। उन्होंने मेरी चिट्ठी का से या उस महिला की आज जो स्थिति है उसको समझते हुए उन्होंने केस टेकअप कर दिया। और जब केस टेकअप हुआ
तो कुछ दिनों के बाद ये आदेश आया कि उसका जो भगोड़ा का था वो ऑर्डर कैंसिल करके उनको ये घोषित किया गया कि लापता और मृत घोषित कर दिया गया। और जब ये ऑर्डर आया तब मैंने उनको बताया कि आपकी माताजी की पेंशन आ जाएगी, और सचमुच में 2-3 महीने के बाद में उनकी माताजी को पेंशन मिल गई। तब वो दीपक मुझसे कहता था कि सर शायद भगवान ने आपको यहाँ पर हमारे काम के लिए भेजा था। सही बात। और ये मेरे ज़िंदगी का पहला वो कारण था। उसके बाद तो जो सबसे पुराना केस था 4 जुलाई 1944 को सिपाही मोहन सिंह, सिपाही राम सिंह पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के थे, गणाई गंगोली के, उनका एक केस हुआ जो सबसे पुराना था। ऑफिसर्स में मेजर भट्ट, उनकी माताजी का केस हुआ, उनको भी पहले सरकार ने पेंशन के लिए मना कर दिया था, लेकिन मैं कर पाया। मुझे तो ये नहीं कि मैंने किया, वो तो ऐसा है मोहनदा कि देनहार कोई और है, क्या देव दो दिन रैन, और लोग भ्रम मुझ पर करे ता तो नीचे नैन। और रहीम दास जी कहते हैं कि देने वाला कोई और है जो दिन रात देते रहता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि इसने किया, इस कारण मैं लज्जा बस मेरी आंखें नीचे होती हैं। यही कारण था, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने बहुत कुछ काम किया, ऐसा नहीं। वो परमात्मा की कृपा रही कि जिसका मैंने काम शुरू किया उसका काम सॉल्व हो। वो देने वाला ऊपर वाला है, लेकिन वो आपके हाथों से जो है आपके वजह से होना था। तो सर जैसा कि मैं देखता हूँ कि हमारे उत्तराखंड के जो युवा है उनको देश सेवा में जाने का काफ़ी जुनून होता है, वो रात को सपने भी पहुँच के देखता है, तो उनका थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए, किस तरह वो ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। देवों की भूमि के साथ साथ में इसको वीरों की भूमि भी कहा जाता है। और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने इसको 4 धाम के अलावा सैनिक धाम की भी उपाधि दी है। जब से लड़ाइयाँ शुरू होने लगी, हर युद्ध में हमारे उत्तराखंड के सैनिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सदैव युद्ध के मैदान में अपने साहस, वीरता, पराक्रम का परिचय दिया। और इतना ही नहीं, हंसते हंसते हुए उन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान भी किया। और ये हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए, युवा के लिए एक सबसे अच्छा मौका भी है कि वो भारतीय सेना में जाए। भारतीय सेना में जाने के लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, क्योंकि हमारा ज़्यादा इलाका पहाड़ी इलाका है, लोगों को शिक्षा की उतनी सुविधाएं नहीं है, तो मैं पहले बताऊंगा कि फ़ौज में सिपाही में भर्ती होने के लिए क्या है। सबसे पहला है, इतना आसान सा तरीका है कि बच्चे की उम्र 60-70 साल से ऊपर को होनी चाहिए और 21 साल तक जो सोल्जर जीडी जिसे कहते हैं उसकी भर्ती होती है। बच्चे को 10 पास होना चाहिए और सेकंड डिवीज़न यानी 45% से ऊपर को उसके अंक होने चाहिए। और वो बंदा जब भर्ती करता है, के लिए आवेदन करता है, तो सबसे पहली बात है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में 1 मील की दौड़, 1760 गज की दौड़ होती है। उस गज को उसने अगर वो 5 मिनट 30 सेकंड में करता है तो 60 अंक मिलेंगे। फिर उसके बाद 5 मिनट 45 में करेंगे तो 48 नंबर मिलेंगे उसको, और वो कम होते रहते हैं। और उसके बाद में 10 उसको पुलअप करने होते हैं, 9 फीट का गड्ढा पार करना होता है। बहुत आसान सा टेस्ट है। इसके अलावा कुछ के लिए 23 साल तक की भी उम्र है, जैसे क्लर्क हो गया, सोल्जर टेक्निकल हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट हो गया। इसके साथ साथ में हौलदार रैंक में भी डायरेक्ट जाते हैं, जैसे एजुकेशन हौलदार के नाम से जाना जाता है। और कैटरिंग रेशियो भी आजकल डायरेक्ट जाता है, जिसका कि आजकल कुमाऊं हमारे यहाँ के बच्चों ने बहुतों ने होटल मैनेजमेंट किया है, कैटरिंग कोर्सेज किया है, तो एज ए नायब सूबेदार भी फौज को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जिन्होंने धर्म पर कुछ रखा है, वो एज ए बटालियन पंडित जी नायब सूबेदार के पद भी भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो था सिपाही के लिए भर्ती होने के लिए। और सिपाही से भर्ती होकर के आदमी सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन बन करके जब सामान्यतः घर आता है, तो आज ऑनरी कैप्टन साहब को उतनी अच्छी पेंशन मिलेगी जितना आज बीटेक करने के बाद सिटकुल या एमबीए करने के बाद कई अच्छी खासी कंपनियों में जिन तो उनको वेतन नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा ऑनरी कैप्टन साहब को घर पेंशन बहुत अच्छी मिलेगी। और दूसरा है कि जिसे स्वर्णिम अवसर कहेंगे कि भारतीय सेना में एक कमीशन अफसर के रूप में जाना। ये तो बड़े गर्व और सम्मान की बात है। साथ ही उस परिवार के लिए भी बड़े गर्व और सम्मान की बात है कि जिसका होनहार बेटा भारतीय सेना में एक कमीशन लेकर के जाता है। कमीशन में जाने का सबसे पहला तरीका है कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाए बंदा, और नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने के बाद 10+2 के बाद वो यूपीएससी की उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और जो
रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है उसका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भारत में इलाहाबाद में है, भोपाल में है और बेंगलोर में है। और आजकल बहुत से सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इस बारे में बताते हैं कि किस लाइन पर और कैसे कैसे उसने तैयारी करनी है। और उसके बाद में अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो 3 साल NDA में ट्रेनिंग करता है, 1 साल IMA में ट्रेनिंग करता है। करने के बाद में उसको एज ए लेफ्टिनेंट किसी पलटन में पोस्ट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है SSC, शॉर्ट सर्विस कमीशन। ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसका भी UPSC का एग्ज़ाम होता है और उसके बाद में 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट है डायरेक्ट IMA में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून में है, वो भी CDS के थ्रू है। और जो CDS क्वालिफाई कर लेता है वो 1 साल की ट्रेनिंग करता है। इसके अलावा टेक्निकल एंट्री है, जो बच्चा 10+2 में 70% से ज़्यादा मार्क्स लाता है उनको रिटन एग्ज़ाम नहीं है और वो डायरेक्ट SSB इंटरव्यू में जाएगा। और इंटरव्यू अगर वो क्वालिफाई कर लेता है तो उनका भी ट्रेनिंग चलेगा, उसके बाद में उनको कमीशन मिलेगा। इसके अलावा डायरेक्ट एजुकेशन अफसर में भी है और जज ब्रांच में जो लॉ क्वालिफाइड है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो जज ब्रांच में भी ऐसे जा सकते हैं। एक सर, जैसे कि आज भी हमारे कई जो है पूर्व सैनिक हो सकते हैं जिनकी कोई कारणवश पेंशन उनको नहीं मिल पा रही है तो या कोई जानकारी के अभाव में, तो सर कैसे हेल्प ले सकते हैं, कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस बारे में थोड़ा बताइए। वैसे मैं आजकल यहाँ पर उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग जिला नैनीताल का अध्यक्ष हूँ। जगदम्बा नगर में पानी की टंकी के पास में मेरा ऑफिस है। मैं जनरली वहाँ पर जाता हूँ ऑफिस में। उसके अलावा मैंने लोगों को अपना WhatsApp नंबर भी दे रखा है और कोई भी कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी की मैं पेंशन दिला सकूँ तो शायद वो बहुत अचीवमेंट होगा मेरे लिए। आज से 4-5 दिन पहले खटीमा में एक संतोषी उपाध्याय का मेरे फ़ोन आया था कि सर आपने मेरी पेंशन दिला दी और मेरे पेंशन आ गई है। और मैंने पेंशन और एरियर के साथ में पैसा भी मिल गया। 2017 का केस था उनका भी, उनका केस आया है। और मेरा WhatsApp नंबर है 9917276007। कोई भी आदमी इसे WhatsApp कर दे, अपनी डिटेल भेज दे और जो भी प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम करने के लिए। और दूसरा बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी काम करूँगा निस्वार्थ करूँगा, इसके लिए किसी से कोई लेना देना कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने इतने दान पुण्य का काम कर रखा है कि वो तो कितना कितना दान करते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि भगवान ने मैं तो सिपाही में भर्ती हुआ था और मेजर से रिटायर हुआ, उसके बाद 10.5 साल यहाँ पर नौकरी किया मैंने, अच्छी खासी पेंशन है। अगर मैं महीने में 400-500 रुपया लोगों की एप्लीकेशन लिखने में, डाक भेजने में खर्च कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे जो हमारे उत्तराखंड के युवा पीढ़ी से उनका आपको एक संदेश। उत्तराखंड युवा पीढ़ी तक मेरा संदेश हुआ कि जो यहाँ सैनिक पहले हमेशा जोश हुआ और बहुत बहादुर सैनिक मानी जाए, कर्मठ सैनिक हुई। कर्मठता बार में हमें इंडियन आर्मी में अपने इतिहास तक रखो कि पहाड़ा लोग खुद कर्मठ होनी, खासकर जब हमको कोई जाट रेजिमेंट या सिख रेजिमेंट होने के दौड़ कंपटीशन या कोई तस कंपटीशन हुई तो तब हमारे बटालियन पंडित जी पहुंची कि अरे तुम्हें बाजाने पानी पे रखो। हाँ, तो पानी तुम लाज धरिया। लेकिन वो जोशल हम दोनों और हर फील्ड में हमारे जो पहाड़ सैनिक हैं, चाहे वो कुमाऊं रेजिमेंट छू, चाहे गढ़वाल राइफल छू, हमेशा हर क्षेत्र में हम लोग हैं, चाहे वो दुश्मन पर अटैक कर छू, चाहे कोई स्पोर्ट्स या खेल एक्टिविटी छू, चाहे कुछ ले काम छू। और लेकिन थोड़ा अफसोस अचानक लगा कि जो हमारा युवा में थोड़ा नशे लत लग गया, गुटखा और ये जो फास्ट फूड है कार्यो, इनर लेवल इनर फिजिकल स्टैंडर्ड जो डाउन होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड डाउन होना हुई जब कभी जग में भर्ती हुई खुद 1000 लोग दौड़े और उनमें खुद कम पास हुए। यो एक हमें तो बहुत गंभीर विषय बात छू। तो मेरे सब हैं उन युवाओं हैं और उन माता पिता जी हैं, यो एक अनुरोध रहो कि अपन नशा लत है दूर बचाओ, ताकि तुम्हारे चल ले तुम्हारे सपूत ले कभी भारत माँ रक्षा करने अगेन जाओ। आज जब लद्दाख में कहकर फ़ोन हो कि क्योंकि सब में लद्दाख में बैठ रहे हो तो बहुत भला लगा। जिंदगी तो जिस दिन जन्म मृत्यु और ब्याह तो ऊपर वाले के हाथ की बात है। तो जिस दिन मृत्यु आए वाला उस दिन मृत्यु वाला, लेकिन सीमा में जो चौकसी और अधिक चट्टाने ठाड़ में जो गर्व हो वो दूसरे जग नहीं सकता।
सही है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ BS रोतेला जी का, और आपको कीमती समय निकाल के हमारे चैनल में आई, तो एक बार सर बहुत बहुत धन्यवाद अपन। और फिर मिलो कोई नई वीडियो देगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। जय हिंद।